क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया इज। तो आपको बताना है जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं कितने प्रेजेंट है इतने ग्राम ऑफ यूरिया में, और आपको मोलर मास दिया हुआ है यूरिया का, और ये आपको एवोगैड्रो नंबर दिया हुआ है। तो आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो आपको बताना चाहिए यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH2CONH2। ये यूरिया होता है, ये हमें पता ही है। फिर अब देखिए यूरिया के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं, किसके, हाइड्रोजन के 4। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 4। अब देखिए 5.4 ग्राम ऑफ यूरिया, तो मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू होगा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम है 5.4 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास कितना है, 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल। देखिए इस ग्राम से ये ग्राम कैंसिल, ठीक है, और यहां से ये मोल जो है ये ऊपर जाके मोल हो जाएगा, मोल इनवर्स ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मोल। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आएगा 5.4। अभी हम इसको कंप्लीटली सोल्व नहीं करते हैं क्योंकि हो सकता है आगे ये किसी चीज से कैंसिल आउट हो जाए। अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया तो इतना है, राइट। तो नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन एटम्स कितना होगा, हाइड्रोजन एटम्स 4 गुना होगा, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 4 हाइड्रोजन एटम है, तो इसको 4 टाइम्स कर देंगे, इज इक्वल टू होगा 5.4 इंटू 6 इंटू 4। अब आप बताओ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे इतने मोल में, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ मोल है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, एवोगैड्रो नंबर से। नंबर ऑफ मोल मेरा ये है 5.4 डिवाइड बाय 60 इंटू 4, और एवोगैड्रो नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है जी। जब आप इसको डिवाइड करोगे, ठीक है, एक 0 यहाँ पे आ जाएगा और ये हो जाएगा 100, और यहाँ पे आ जाएगा 5 9 6 9 54, और अब आप इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे, 9 इंटू 4 इंटू 6.023, अब क्या बचेगा 9 इंटू 4 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, और ये यहाँ पे 2 0 है, ये यहाँ से माइनस हो जाएंगे ऊपर जाके, ठीक है, तो 10⁻21 बचेगा। जब आप इसको फर्दर सोल्व करोगे सारे को, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 2.168 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 सही जा रहा है इसके हिसाब से, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, इन अ क्वालिटेटिव एनालिसिस Bi3 पॉजिटिव इज डिटेक्टेड बाय अपीयरेंस ऑफ प्रेसिपिटेट ऑफ दिस, ठीक है। जब इसका अपीयरेंस होगा तो इसका मीनिंग है कि Bi3 पॉजिटिव हमें मिल गया। अब आपको बताना है कि पीएच बतानी है इक्विलिब्रियम पे, अगर 228 केल्विन आपका क्या है, टेम्परेचर है, तो ये आपकी इक्वेशन है। तो आपको क्या बताना है, पीएच बताना है इसके लिए। तो पहले मैं इक्वेशन ही लिख लेती हूँ 26 है मेरा क्वेश्चन नंबर 26। इक्वेशन क्या दी हुई है, BiOOH, ये सॉलिड दिया हुआ है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, ये हो गया BiO पॉजिटिव प्लस X, ठीक है जी। तो एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, यहाँ पे सिंस ये सॉलिड में है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन को हम क्या करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी S है और इसकी सॉल्युबिलिटी भी S है, तो इक्विलिब्रियम पे KSP किसके इक्वल होगी, KSP होगी S इंटू S, यानी कि S स्क्वायर। K की वैल्यू मेरी दी हुई है क्वेश्चन में 4 इंटू 10⁻⁻10, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻10 इजकल टू S स्क्वायर। तो यहाँ से आपकी जो S है, S की वैल्यू आएगी आपकी 2 इंटू 10⁻⁻5, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, और इसकी पावर कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो सोल्युबिलिटी की वैल्यू आ गई। अगर ये 2 इंटू 10⁻⁻5 है S की वैल्यू, तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या हो गई,
2 इंटू 10⁻⁻5। तो POH क्या होगी? POH हो गई माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, राइट। यहाँ पे वैल्यू रखिए, ये हो जाएगा माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, हम निकाल चुके हैं। तो ये क्या है? ये है 2 इंटू 10⁻⁻5। ये हो जाएगा माइनस लॉग, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा लेती हूँ। लॉग m इंटू n होता है लॉग m प्लस लॉग n, तो ये लॉग 2 प्लस लॉग 10⁻⁻5। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो अब देखिए आगे चलिए। तो मैंने कहाँ तक कर दिया था? मैंने कर दिया था POH इज इक्वल टू था माइनस लॉग 2 प्लस लॉग 10⁻⁻5। लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है? लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3010, 0.3010 प्लस। अब आपको पता है लॉग m की पावर n क्या होता है? लॉग m की पावर n होता है n log m। ठीक है, यही चीज हम यहाँ लगा देंगे, -5 आगे आ जाएगा, पीछे बचेगा log 10, ये आ जाएगा -0.3010 प्लस -5 एंड log 10 की वैल्यू होती है 1। ये आ जाएगा, जब आप इसको सोल्व करोगे इसकी वैल्यू आपकी आएगी -4.699 या फिर माइनस प्लस या फिर आएगी 4.699। तो pH क्या आएगी? pH की वैल्यू हो जाएगी 14 POH या फिर 14 POH कितना आया? 4.699। इसको सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी 9.301। ये कौन सा ऑप्शन जा रहा है इसमें से? ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। जब ये कन्वर्जन होगा तो इस कन्वर्जन के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? तो पहला आपका ये है, ठीक है, तो इसमें आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? फिनॉल में। तो इस तरह हम 1 बाय 1 करेंगे, राइट। तो पहले वाले में देखिए, जो इसका नाम है इसको हम पता है क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्यूमीन। इसको हम क्या बोलते हैं? क्यूमीन। और जब क्यूमीन की रिएक्शन ऑक्सीजन फिर उसके बाद H2O और एसिड के प्रेजेंस में करते हैं तो हमको मिलता है फिनॉल। तो ये कैसे मिलता है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले मैंने क्यूमीन लिख लिया, ठीक है, अब मैं इसकी रिएक्शन O2 से करूंगी यानी कि ऑक्सीजन से करूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा? ये तो है ही, और यहाँ पे मिल जाएगा OOH, राइट। इसके बाद मैं इसकी रिएक्शन कर दूंगी H2O इन प्रेजेंस ऑफ एसिड यानी H+। तो जब इसकी रिएक्शन इससे करूंगी तो इसमें क्या होगा? इसमें ये जो OH है ये यहाँ आ जाएगा, बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा, ठीक है, और बाकी आपको क्या मिलेगा? ये वाला ग्रुप निकल जाएगा। ये वाला ग्रुप कैसे? एसीटोन के फॉर्म में, तो ये निकल जाएगा CH3COCH3। तो ये जो मेथड होता है, ये आपका होता है इंडस्ट्रियल मेथड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनॉल। ये कैसा मेथड हुआ है? इंडस्ट्रियल मेथड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनॉल। इस तरह से आप इसको याद रखेंगे कि इंडस्ट्रियल मेथड में क्या करते हैं? क्यूमीन लेते हैं, ठीक है, फिर उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं, उसके बाद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड से कराते हैं, और फिर हमें फाइनली क्या मिलता है? आपको फिनॉल मिलता है, राइट। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन क्या है। नेक्स्ट रिएक्शन में आपका एसिटिक एसिड है और एसिटिक एसिड से मिल रहा है मुझे अल्कोहल, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं? इसके लिए आपको पहले इसका एस्टेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। इसकी रिएक्शन इससे कराएंगे, एस्टेरिफिकेशन में एसिड प्लस अल्कोहल होता है, इसकी रिएक्शन इससे कराएंगे, उसके बाद आप H2 कैटेलिस्टिक रिएक्शन कराएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। देखिए कैसे मिलता है, तो देखिए CH3COOH की रिएक्शन आप करा दो मिथाइल अल्कोहल से इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपका एस्टेरिफिकेशन हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा? CH3COO, CH3 एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलेगा, ठीक है, और आपको मिल जाएगा क्या? CH3COOCH3 प्लस H2O, ठीक है, ये मिल गया। उसके बाद कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन कराना है, उसमें लिखा भी हुआ है, ठीक है, कि H2 कैटेलिस्ट, देखो यहाँ पे देखो H2 कैटेलिस्ट, तो इसके बाद इसका
कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन कराएंगे। जब इसका कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको दोनों क्या मिलेंगे, एल्कोहल मिलेंगे। एक तो आपको क्या मिलेगा, इथाइल एल्कोहल 2 कार्बन का, और एक आपको 1 कार्बन का एल्कोहल मिलेगा, क्या, CH3OH। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ी, कौन से वाले मेथड की, तो मेरा जो बी है उसके लिए मुझे थर्ड की जरूरत पड़ी। देखो बी थर्ड किस में, बी थर्ड इसमें है, थर्ड तो बहुत सारों में भाई। ए का क्या है मेरा, ए का मेरा आया था सेकंड भी बहुत सारे में है, और बी थर्ड, सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन जा रहा है। बस एक मेरे सी का पता लगाना है, मेरा क्वेश्चन जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब चलो सी पे चलो, यहाँ पे मेरा ये एल्कोहल है 3 कार्बन का, इसको मुझे क्या करना है, इसको प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए देखो पहले तो मैं इसमें से OH ग्रुप रिमूव करूंगी। इसके लिए मुझे चाहिए कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, राइट। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालूंगी और जब गर्म करूंगी इसमें से मेरा पानी निकल जाएगा और मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, एल्कीन। उसके बाद H पॉजिटिव वाटर के प्रेजेंस में हम ऐड करा देंगे तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। तो थर्ड वाली रिएक्शन देखते हैं। रिएक्शन थर्ड में पहले क्या करेंगे, CH3 CH2 CH2OH, ये है आपका प्रोपेनोइक एसिड, ये है आपका प्रोपेनॉल, सॉरी ये आपका है प्रोपेनॉल, राइट। फिर इसमें क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल देंगे तो आपको एल्कीन मिल जाएगी, क्या मिलेगी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और आपका वाटर रिमूव हो जाएगा। यहाँ से आप एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करेंगे। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, CH3 CHOH और ये हो जाएगा CH3, ठीक है। क्योंकि देखो ये कैसे टूटेगा, CH3 CH पॉजिटिव और यहाँ पे आपका क्या आएगा, CH3। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेकेंडरी कार्बन पे ज्यादा स्टेबल होता है, तो OH माइनस कहाँ अटैच हो जाएगा, इस पे अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये वाला मेथड सिंपल था। फिर आप देखो मेरा कौन सा आया, थर्ड का मेरा आया 4, सी का मेरा आया 4, सी का 4, तो मेरा ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट जा रहा है। मैं डी भी बता देती हूँ। बेंजीन को अगर आपको फिनोल में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो आप पहले ओलियम से रिएक्शन कराएंगे, फिर NaOH की प्रेजेंस में गर्म करेंगे, फिर H पॉजिटिव करेंगे। तो रिएक्शन नंबर डी बता देते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे, बेंजीन है हमारा, इसकी रिएक्शन आपको करानी है किससे, ओलियम से। अब ओलियम क्या होता है, ओलियम को हम फ्यूमिंग एसिड भी बोलते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है, SO3 प्लस H2SO4। जब ओलियम के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको SO3H जो ग्रुप है यहाँ पे अटैच हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, SO3H ग्रुप तो अटैच होके रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, NaOH से रिएक्शन कराएंगे, वो भी कैसे, मोल्टन NaOH से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। और इसको मोल्टन NaOH को इसके साथ क्या कर देंगे, फ्यूज कर देंगे, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, C6H5SO3, ये हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, सोडियम प्लस H2। फर्दर फिर इसकी NaOH से जब रिएक्शन, ये सल्फर है यहाँ पे SO3H, फिर फर्दर इसकी 2 NaOH से रिएक्शन कराएंगे तो फर्दर आपको मिलेगा C6H5ONa प्लस Na2SO3 प्लस वाटर। और फाइनली आप इसकी रिएक्शन करा दोगे H पॉजिटिव से, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, C6H5OH, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इसको इतना झंझट लेना पड़ेगा, राइट। इस वाले प्रोसेस का एक नाम होता है, इस वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं डो प्रोसेस। इसको क्या बोलते हैं हम, डो प्रोसेस। तो इसमें ऑप्शन नंबर सही जा रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20।
E। यहाँ पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 28 है, अ बल्ब इज रेटेड एट 150 वोट। 150 वोट का आपने बल्ब ले लिया जो इसकी 8% एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट कर रहा है। अगर एक फोटोन की एनर्जी इतनी हो तो कितने फोटोन इमिट कर रहे हैं बल्ब पर सेकेंड। ठीक है, तो बल्ब की पावर कितनी है, पावर मुझे दे दी 150 वॉट, और हमें पता है कि 1 वॉट इज इक्वल टू होता है 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि पावर होता है W/T। इसका मतलब एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट, और एनर्जी कन्वर्ट कितनी हो रही है लाइट में, एनर्जी कन्वर्टेड इनटू लाइट कितनी हो रही है, इसका 8%, यानी कि 150 इंटू 8/100 यानी कि 12 जूल। ठीक है, 12 जूल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड कितने इमिट होंगे, तो सो नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर सेकेंड कितना होगा कि टोटल एनर्जी डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। राइट, तो ये आपका हो जाएगा टोटल एनर्जी कितनी है मेरे 12 जूल, और एक फोटोन की एनर्जी कितनी है मेरी दी हुई है 4.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। कितना 4.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 2.71 इंटू 10 टू द पावर 19। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा जा रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। आपको बताना है कि जो पेयर्स हैं इनमें से मेटामर्स कौन से हैं। मेटामर्स वो होते हैं जिसमें आपका एक कनेक्टिंग फंक्शनल ग्रुप होता है और उसके ईदर साइड जो आपकी नंबर ऑफ चेन्स है वो डिफरेंट होती है। तो कनेक्टिंग कौन सा इसमें, ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन, एक तरफ मिथाइल है एक तरफ इथाइल है, एक तरफ प्रोपाइल है एक तरफ इथाइल है, तो फर्स्ट वाला ही क्या है आपका मेटामर्स। तो क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए आपका कौन सा फर्स्ट वाला मेटामर्स। तो फर्स्ट ऑप्शन में आपके मेटामर्स हैं। सेकेंड ऑप्शन में देखिए फंक्शनल ग्रुप OH है, पहले ये फर्स्ट पोजीशन पे है और दूसरे वाले में किसमें है, ये सेकेंड पोजीशन पे है। तो सेकेंड वाला आपका कैसा होगा, पोजीशन आइसोमर। थर्ड वाला देखिए इसमें जो चेन का स्ट्रक्चर है वो ही डिफरेंट हो गया, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम है, लेकिन चेन क्या हो गई, डिफरेंट हो गई जो बेसिक चेन है। तो थर्ड वाला क्या हो गया, चेन आइसोमेरिज्म। फोर्थ में देखिए एक तरफ आपका क्या है, CO ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं कीटो ग्रुप, और एक तरफ आपका एल्डिहाइड ग्रुप है, तो आपके क्या फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गए। तो फोर्थ में आपका हुआ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हुआ। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, तो इसके जो ऑप्शन है वो मैं लिखना भूल गई इधर, तो मैं आपको ऐसे बता दूं कौन कौन से करेक्ट है। ठीक है, तो 30 में चलिए, पहला है द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इज इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन सॉल्यूशन इज दिस। तो क्या ये सही है, तो आप ए में देखिए मोलैलिटी निकालनी है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है किसी भी सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी कम होती है, डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें, kg में। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो 2.5 ग्राम है इथेनॉइक एसिड, यही सॉल्यूट है, और 75 ग्राम बेंजीन है, तो ये जो बेंजीन है वो क्या है, वो सोल्वेंट है। तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। मास इन ग्राम कितना है 2.5 ग्राम, एंड इथेनॉइक एसिड का जो मोलर मास है वो कितना है 60 डिवाइड बाय 60 ग्राम पर मोल, और मास ऑफ सोल्वेंट,
मास ऑफ सोलवेंट दे रखा है 75 ग्राम, ठीक है। इसको आपको किस में चेंज करना है, केजी में, ठीक है। तो केजी में चेंज करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगी, 1000 ग्राम पर केजी, ठीक है। अब देखिए, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो दूर वाले के साथ मल्टीप्लिकेशन करो और पास वाले की पास वाले के साथ, जिससे आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये बेसिकली है ना, देखिए 2.5 डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 75 डिवाइड बाय 1000। तो दूर वाले के साथ, पास वाले की पास वाले के साथ, तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 1000 डिवाइड बाय 60 इंटू 75। ये हो जाएगा क्या आपका 0.5, यहाँ पे हो जाएगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और आपका आ जाएगा ये, जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 15 आएगा यहाँ पे, ठीक है। और फर्दर ये जाएगा 0.1 और ये हो जाएगा 3। तो जब आप इसको पूरे को सोल्व करोगे इसकी वैल्यू आएगी 0.555। तो क्या ये 555, हाँ देखो कुछ इसी तरह का आ रहा है, तो आपका जो स्टेटमेंट नंबर ए है वो करेक्ट है, ठीक है। तो ए तो आपका करेक्ट हुआ। बी देखिए, मोलैरिटी बोल रहा है कि इतने ग्राम NaOH को, जिसका मोलर मास इतना है, इतने ml सॉल्यूशन में अगर आप बनाओगे तो आप कितनी मोलैरिटी आएगी। तो मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और जो ये वॉल्यूम है किसमें होना चाहिए, लीटर में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल लो इसी तरह, तो 5 डिवाइड बाय 40, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आ जाएंगे 5 डिवाइड बाय 40, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मेरा दिया हुआ है इसमें 450, लेकिन किस में दे दिया, ml में दे दिया, और ml को लीटर में चेंज करने के लिए फिर से 1000 से डिवाइड करूंगी। बस इसको सोल्व कर दो। इसको सोल्व करने के बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 0.277। तो क्या यही आ रहा है सेकंड वाले में, यही आ रहा है, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है कि जो एक्वेटिक स्पीशीज है वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर में। इज इट ट्रू? तो यस ट्रू होता है, क्योंकि जितना ठंडा पानी होगा उसमें जो ऑक्सीजन है उतनी ही ज्यादा मिसिबल होगी, तो उनको सांस लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी है द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन प्रेशर। तो क्या सही है कि जो गैस की सोल्युबिलिटी है वो इंक्रीज करते हैं अगर प्रेशर को डिक्रीज कर दे। ये गलत है, जितना प्रेशर आप बढ़ाओगे उतनी सोल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। जैसे पहले तो ऐसे मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं, ठीक है, आप प्रेशर बढ़ाओगे पास पास आ जाएंगे, तो इसमें क्या होगा, बॉन्डिंग होगी, तो इसका मतलब ज्यादा सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा प्रेशर बनेगा, जितना ज्यादा आप प्रेशर बढ़ाओगे गैस का, उतनी ज्यादा क्या होगी, सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो आपका डी रॉन्ग है। फिर है ई, अगर कोई बाइनरी मिक्सचर है ए एंड बी का जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी एन बी है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी। तो यहाँ एन ए की जगह क्या आना चाहिए, एन बी। तो आपका डी एंड ई गलत है, ए बी सी इसमें सही है। तो जिस ऑप्शन में ए बी सी होगा वो ऑप्शन इसका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको इसमें बताना है इसमें एमबी डेंटेट लिगेंड कौन सा है। एमबी का मतलब है एक से ज्यादा, डेंटेट का मतलब होता है जो देता है, ऐसे लिगेंड कौन सा है जिसकी एक से ज्यादा साइट है। तो मतलब एमबी डेंटेट लिगेंड वो होता है जिसमें एक से ज्यादा डोनर एटम होता है, लेकिन एक टाइम पे एक ही डोनेट करता है, ठीक है। तो जैसे HCN है, या तो सल्फर से होगा, और अगर ये NCS हो जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन से हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं थायोसाइनेट आयन। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट होगा। देखिए ऑक्सलेट आयन क्या होता है, ऑक्सलेट आयन होता है C2O4 2-। इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो इसमें 2 डोनर साइट है लेकिन सेम है, यहाँ भी ऑक्सीजन यहाँ भी ऑक्सीजन, साइट 2 है इसमें, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड, इसको हम बोलते हैं बाइडेंटेट लिगेंड, ठीक है। एम्बीडेंटेट में क्या होता है कि दोनों जो एटम है वो अलग अलग होनी चाहिए, वही उसकी पहचान है। फिर आपका इथेन 1,2 डाइअमीन, इथेन 1,2 डाइअमीन क्या होता है, ये होता है CH2 ये होता है, इसमें भी 2 साइड है,
ये भी बाइडेंटेट लिगेंड है। फिर आपका आता है इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए सी, इसका स्ट्रक्चर होता है CH डबल बॉन्ड CH, फिर इनसे नाइट्रोजन अटैच और यहाँ से 4 एसीटेट ग्रुप आपके अटैच होंगे। ठीक है, ये कितना डेंटेट है, क्योंकि इसमें 6 साइड्स है, एक यहाँ से 1 2 3 4 और 2 ये नाइट्रोजन, तो ये हेक्सा डेंटेट लिगेंड होता है। कैसा होता है, हेक्सा डेंटेट लिगेंड होता है। कौन सा, इथाइलिन डाइमीन, राइट। तो चलिए, तो इसमें कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 में जाइए। द फंक्शनल ग्रुप दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू थैलिन डाई टेस्ट इज, तो ये फंक्शनल ग्रुप होता है फिनोलिक ग्रुप। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बताऊंगी आपको। क्वेश्चन तो छोटा सा है, एकदम से क्वेश्चन आप ऑप्शन नंबर 4 पे लगाएंगे। तो इसको हम बोलते हैं थैलिन डाई टेस्ट। इसमें आप फिनोल लेंगे, वो इसकी रिएक्शन हम करा देंगे थैलिक एनहाइड्राइड से, जिसका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में, H2SO4। H2SO4 की थोड़ी सी ड्रॉप हम इसमें डालेंगे। जब आप थोड़ी सी ड्रॉप डालोगे तो आपका क्या बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका बनेगा इस तरह से, ये OH, यहाँ से कार्बन, ये ये वाली बेसिकली रिंग खुल जाएगी और इस रिंग में क्या होगा, एक, तो ये क्या करेगा, 2 आपके फिनोलिक ग्रुप लेगा। ठीक है, और वो यहाँ पे ऐसे अटैच हो जाएंगे, एक यहाँ पे, और आपका क्या बचेगा, इन दोनों से आप ये एक एक हाइड्रोजन ले लेगा। ठीक है, और ये एक एक हाइड्रोजन आपके फिनोल ग्रुप से ले लेगा और अपना एक ऑक्सीजन दे देगा। अपना एक ऑक्सीजन देके क्या रिमूव कर देगा, वाटर रिमूव कर देगा। ठीक है, और आपको फाइनली ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा। ये मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे बनेगा। इसको हम बोलते हैं फिनोफ्थलीन। क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फिनोफ्थलीन। इस वाली कंडीशन में कलरलेस होता है। फिर क्या करेंगे कि NaOH इसमें ऐड कर देंगे। जब इसमें NaOH ऐड कर देंगे, देखो ये तो बेसिक होता है, OH माइनस आयन लिबरेट करेगा, तो आपका एक H आयन ले लेगा इसमें से, है ना, इसमें से भी ले लेगा, इसमें से भी ले लेगा। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, जब H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पे O माइनस बचेगा, यहाँ भी O माइनस बचेगा, ये गए। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। राइट, जब यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा और ये रिंग यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। ये जो इस वाले बॉन्ड के आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन पे आ जाएंगे। तो आपका क्या बनेगा, देखिए अब आपका बनेगा ये वाला ग्रुप, ये फाइनली बन जाएगा और यहाँ बनेगा ये। अब जो ये बना, ये आपका पिंक कलर का होता है, इसका कलर क्या होता है, पिंक। अब आपने एक्सेस NaOH यूज करेंगे, जब एक्सेस NaOH जब यूज करोगे, एक्सेस NaOH, तो आपका फर्दर क्या बनेगा, देखिए जब NaOH आप यूज करोगे तो आपका जो OH माइनस आयन है वो यहाँ पे अटैक कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, ये यहाँ जाएंगे और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा और आपको क्या मिलेगा, फर्दर ये मिलेगा, यहाँ पे माइनस है ही, यहाँ पे OH आ जाएगा और ये बन जाएगा यहाँ O माइनस और ये आपका है ही नीचे। ठीक है, तो ये फर्दर क्या हो जाएगा, जब एक्सेस यूज करेंगे ये कलरलेस हो जाएगा। ये ही टेस्ट होता है। ठीक है, कि आपको जो दिया हुआ है
उसमें आपको थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराएंगे और कुछ ड्रॉप्स आप H2SO4 भी डाल देंगे, तो आपको क्या मिलेगा, फिनोप्थिलीन। आपको कुछ कलरलेस मिलेगा। आप इसमें थोड़ा सा NaOH डालेंगे तो धीरे धीरे पिंक कलर आ जाएगा। फिर इसमें एक्सेस NaOH डालेंगे तो ये जो पिंक कलर है ये कलरलेस हो जाएगा। ये तो किसका टेस्ट होता है, फिनोल ग्रुप का। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना। देखिए, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो आपको अपना टाइम बहुत बचाना होता है। आप ऑप्शन देखिए ए ऑप्शन के सारे ऑप्शन अलग अलग हैं, तो सिर्फ ऑप्शन ए देखिए आप। ठीक है, C2H4 ये आपका इथीन है ना, इथीन ऐसे होता है ना, ये हो गया। अब देखो इसमें सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो 5 सिग्मा बॉन्ड किसमें, ऑप्शन नंबर 4 में, और एक पाई बॉन्ड है। तो ए का मेरा 4 हुआ, तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट हुआ। बी आपका इथाइन है, तो इसमें कितने होंगे, इथाइन में 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। इथाइन क्या होता है, इथाइन ये हो जाएगा। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 और पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2। ठीक है, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। सी मेरा मीथेन है, मीथेन में कितने होते हैं, 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। मीथेन ये होता है। फिर है मेरा अमोनिया। अमोनिया देखिए, अमोनिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर, तो डी का हो गया सेकंड। तो आपको इतना डिटेल में जाना, सिर्फ अगर चारों ऑप्शन अलग अलग हैं, ठीक है, तो आप देख लीजिए इसमें कौन सा सही जा रहा है, इसमें 4 सही जा रहा है, तो आप ऑप्शन नंबर 1 को मार्क करके आगे बढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं। एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, इसको इलेक्ट्रोलाइज किया 10 मिनट्स के लिए और करंट यूज हुई 1.5 एम्पियर। तो जो कॉपर का मास है कैथोड पे कितना डिपॉजिट हुआ ये बताना है। तो देखिए टाइम इसमें 10 मिनट्स दे दिया और आपका करंट आई की वैल्यू दे दी 1.5 एम्पियर। तो कितना मास डिपॉजिट हुआ किस पे, आपका कैथोड पे। तो क्या उसका फॉर्मूला क्या होता है, W इक्वल टू होते हैं E/96500 इंटू आई इंटू टी। ई यहाँ पे है इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, तो अब बस वैल्यू रख दो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर सल्फेट का कितना होगा, देखिए कॉपर का जो मोलर मास है 63 है, ठीक है, इसमें हम कॉपर सल्फेट का ऐड कर देंगे। तो कॉपर सल्फेट है, सिंस मुझे सिर्फ कॉपर ही चाहिए तो मैं यहाँ पे जो मास है वो CuSO4 का नहीं लिखूंगी, मैं किसका लिखूंगी, कॉपर का लिखूंगी। ठीक है, तो 63 जो मुझे चाहिए वो ही लिखना है। यहाँ पे क्या आएगा 63। और इक्विवेलेंट कितना है, यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी कितनी है कॉपर सल्फेट में, +2, क्योंकि कॉपर सल्फेट कितना होता है, क्या होता है CuSO4, ये होता है Cu2 पॉजिटिव, तो वैलेंसी कितनी हुई 2 पॉजिटिव। तो इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, ठीक है, इंटू 96500। आई की वैल्यू 1.5 और टाइम की वैल्यू 10 मिनट्स। इसको मैं सेकंड में चेंज करूंगी तो 60 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.293 करेक्ट। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको कुछ क्वांटम नंबर्स दी हुई है, आपको ऑर्बिटल से मैच करना है। किसमें, 35 में। तो n है आपका 2 पहले वाले ऑप्शन में। तो n मेरा क्या है, n मेरा कौन सा क्वेश्चन है 35, n मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है और ये मुझे बताता है एनर्जी लेवल और डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो n की वैल्यू है 2 और l की वैल्यू है 1। तो फॉर n इज इक्वल टू 2, l की वैल्यू कौन कौन सी होगी, 0 एंड 1। ठीक है, तो 1 के लिए क्या कौन सा आपका होता है, देखिए कैसे होता है, 0 1 2 3, तो S P D F। ठीक है, अगर यहाँ पे L की वैल्यू 0 होता तो ये क्या होता 2S, L की वैल्यू 1 है तो 2P। तो पहले वाले का क्या आया 2P, तो A का मेरा आया सेकेंड। तो मेरे देखिए 2 ऑप्शन में सेकेंड जा रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड। B का सेम है, C का मेरा अलग है तो सिर्फ मैं C का निकालूंगी, B का छोड़ दूंगी। C में है n इज इक्वल टू 5 एंड L इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 5 एंड L इज इक्वल टू 3। तो n इज इक्वल टू 5 तो 5 और L 3 पे क्या होता है F, तो F 5F। तो C का होगा 5F यानी 4। C का 4 कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, तो आपको कौन सा ऑप्शन सही जा रहा है इनके हिसाब से, तो ऑप्शन नंबर 1 सही जा रहा है। ठीक है, तो मैंने ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर C से अपना क्वेश्चन सोल्व करें। देखिए B में देखिए n इज इक्वल टू 4 है, L इज इक्वल टू 0 तो 4S होगा ये। ठीक है, D में देखिए n इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 2 तो ये 3, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो शुरू में आती है और L की वैल्यू 2 है तो D, L की वैल्यू 2 है तो D, तो ये होगा 3D। तो इस तरह से आप निकाल लेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, करेक्ट होगा।
देखिए अभी मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देती हूँ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है, एनर्जी लेवल बताता है, डिस्टेंस बताता है इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम द न्यूक्लियस। फिर आता है एल, एल होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपको शेप ऑफ बताता है कि शेप क्या है इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल की, ठीक है, बता रहा है, एसपीडीएफ बता रहा है ना। फिर उसके बाद आता है एम, एम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है कि आपका स्पेस में ओरिएंटेशन कैसा इलेक्ट्रॉन का, ऑर्बिटल में किसी शेल में, किसी सब शेल में जो ऑर्बिटल्स हैं उनका स्पेक्ट्रल अरेंजमेंट कैसा है, ठीक है। तो जैसे कि L इजकल टू एम के लिए, अगर L इजकल टू 3 है तो M की वैल्यू कितनी होगी, -3 -2 -1 0 1 2 3। M की वैल्यू कितनी होती है, -L to L, ठीक है। तो ये किस में जाएंगे, कितने हैं देखो 1 2 3 4 5 6 7। L इजकल टू 3 तो वैसे भी F होता है, ठीक है। तो आपके 7 ऑर्बिटल्स होंगे, 7 ऑर्बिटल्स होंगे, ठीक है। फिर है मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हो गया। फिर स्पिन क्वांटम नंबर हो गया। स्पिन क्वांटम नंबर सिर्फ बताता है स्पिन की डायरेक्शन -½ है +½ है। अगर क्लॉकवाइज है तो +½ एंटी क्लॉकवाइज अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है अपनी एक्सिस पे तो -½ है। फिर पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आता है। पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, चाहे वो सेम एटम के लिए ही हो, ठीक है, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज होता है। अगर 3 सेम भी हो गई तो चौथी जो है वो तो डिफरेंट होगी ही होगी, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में आपको जेड बताना है। जेड क्या है, तो पहले आपका इथेन है, इसकी रिएक्शन Cl2 से करवाई यूवी लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। तो X बनेगा, ये X क्या होगा, C2H5Cl, ये मेरा X है। फिर इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराई तो ये Cl निकल जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या ग्रुप आ जाएगा, NH2, C2H5NH2, ये मेरा Y है। फिर इसकी रिएक्शन Y की रिएक्शन कराई NaNO2 HCl से, पहले NaNO2 प्लस HCl, ये आपको दे देगा HNO2 और फिर सेकंड नंबर पे देगा H2, तो ये बन जाएगा आपका C2H5N2 पॉजिटिव। और फिर इसकी रिएक्शन करा देंगे आप, फाइनली इसकी रिएक्शन आप कराएंगे H2O से, ठीक है। इसके बाद इससे बन जाएगा ये। फिर फाइनली जब H2O से आप रिएक्शन कराएंगे तो आपका यहाँ पे N2 की जगह क्या आ जाएगा, OH, तो जाएगा C2H5OH। तो आपको क्या मिलेगा, इथाइल एल्कोहल। तो जेड मेरा क्या हुआ, इथाइल एल्कोहल, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। Although +3 oxidation state is most common in lanthanoid cerium, still show +4 oxidation state। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण ये होता है कि देखो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जब एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो 4f0 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मिल जाता है, जो कि ज्यादा स्टेबल। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट है। अब देखिए यहाँ पे लेंथेनम से शुरू हो जाती है आपकी लेंथेनाइड सीरीज। लेंथेनम ऑल दो उसमें इंक्लूड नहीं करते, तो ये है लेंथेनम 57। उसके बाद आपका क्या आता है, सीरियम। देखिए फटाफट देखिए, सीरियम 58। उसके बाद आता है आपका प्रेजोडाइमियम, प्रेजोडाइमियम। उसके बाद आता है आपका नियोडियम, नियोडाइमियम। उसके बाद आपका आता है प्रोमीथियम और इसका फॉर्मूला आता है Pm। इसके बाद आपका आता है समैरियम, समैरियम Sm। देखिए इसको पूरे को याद करने की ट्रिक होती है, आप बताइए उसको ट्रिक क्या है, आपने किस ट्रिक से याद की है। जब आप बताएंगे तो फिर मैं बताऊंगी कौन सी ट्रिक है। फिर इसके बाद EU आता है, इसको यूरोपियम बोलते हैं। और फिर आपका आता है गैडोलियम, गैडोलिनियम। फिर आता है टर्बियम। फिर आता है डिप्रोजियम। फिर आपका आता है होल्मियम। फिर आता है इर्बियम। फिर आपका आता है थूलियम। फिर आता है यटबियम, इसको YB से डिनोट करते हैं। फिर आता है आपका ल्यूटेटियम, ठीक है। अब आप इनको लिख दो, ये 63, ये 64। मतलब ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर लेंथेनम सीरीज से कुछ और भी आ जाए तो फटाफट कर दो ना उसको। एक क्वेश्चन में जरूरी थोड़ा ही कि वो करके आगे बढ़ जाए।
कोई भी क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड कुछ भी कंसेप्ट है, आप उसको क्या करो, रिवाइज करने की कोशिश करो। इससे आपको एक तो कंफ्यूजन नहीं होगा, चीजें साथ के साथ रिवाइज हो जाएंगी। चलिए फटाफट लैंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, देखो पहले जिनोन ले लेंगे। जिनोन का में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 54। इसको याद रखो। कितने बचे, 3 बचे। तो 3 कैसे अरेंज होंगे, ये होंगे आपके 4f0 और एक डी में। तभी तो इसको लैंथेनम सीरीज का नहीं मानते, क्योंकि एफ ब्लॉक में क्या है, एफ वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, CX2 सॉरी, ठीक है, CS2। फिर देखो अगले वाले में, देखो सीरियम में देखो, फिर आएगा 4f1, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो यहीं से आपकी एफ ब्लॉक शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है ना प्रेजोडाइमियम, यहाँ से शुरू करो। देखो जब भी आप किसी की प्रेज करते हो ना, किसी को बहुत खुश करने की कोशिश करते हो, तो बहुत ज्यादा उछल जाता है, बहुत खुश हो जाता है। तो ये इसमें होना तो चाहिए 4f2, तो कितना हो जाएगा 4f3। खुश हो गया ना, इससे भी ले लिया। ठीक है, अब बस यहाँ पे भरते चलो जाओ फर्दर, 4f4, 4f5, ये एज इट इज रहेगा बाकी सब। ठीक है, फिर 4f6, फिर 4f7। अब यहाँ पे आ जाओ गैडोलियम में 4f7। अब 4f7 क्योंकि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, आपके ऑर्बिटल बहुत स्टेबल होगा, तो ये 4f8 में नहीं जाएगा, ये अगला इलेक्ट्रॉन 5d1 में भेजेगा। ठीक है, फिर आपको जो टीबी है, जिसको हम बोलते हैं, टीबी को हम क्या बोलते हैं, टर्बियम, फिर आपका आ जाएगा 4f9 अगले में। ठीक है, 7, 8 और फिर आ जाएगा 9। फिर आगे बढ़ते रहो, 4f10, फिर 4f11, फिर 4f12, फिर 4f13, फिर यहाँ से 5d0 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और 6s2 तो चल ही रहा है ऊपर से। फिर 4f14, ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया, तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 5d1 में जाएगा। ठीक है, 6s2। तो आपको जो भी पूछे आप बता सकते हो। मेरा क्या क्वेश्चन में क्या था कि सीरियम के बारे में पूछा था। देखो सीरियम 3, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन और चला जाएगा तो 4f0 हो जाएगा, जो कि बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपका इसका सॉल्यूशन है क्या, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं फटाफट। मीथेन स्टीम से रिएक्शन करके और इतने टेम्परेचर, इतना सारे टेम्परेचर में, और इन प्रेशर ऑफ निकेल, इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट क्या बनाता है। तो देखो मीथेन H2O से रिएक्ट कर रहा है निकेल की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर अच्छा खासा है, तो ये बनाता है CO+3H2। इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं बताओ, इस मिक्सचर को हम बोलते हैं वाटर गैस। इस मिक्सचर को हम बोलते हैं वाटर गैस, या फिर सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं हम इसको, सिंथेसिस गैस भी इसको बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में सिन गैस भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या है, CO+H2। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। अब 39 में चलिए, आपको इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इसने पहला ही देखिए स्टेटमेंट गलत दे दिया कि ऑक्सीजन एग्जिबिट ओनली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इज इट ट्रू? बिल्कुल इनकरेक्ट है। -2 तो बहुत सारा होता है, ये तो बहुत सारी शो करता है। कैसे, देखो जी, अगर ऑक्सीजन की बात नॉर्मली मैक्सिमम तो -2 ही करता है, जैसे पानी में भी -2। फिर H2O2 परऑक्साइड में -1 शो करता है। आपका KO2, क्योंकि पोटेशियम तो हमेशा +1 में ही जाता है, कोई भी इसका कंपाउंड हो, तो यहाँ पे ये शो करेगा -1/2। फिर ऑक्सीजन अगर आपका फ्री है तो 0। OF2 में, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन से भी ज्यादा है, तो यहाँ पे ये शो करेगा +2। और O2F2 में ये शो करेगा +1। कैसे, देखो एक का करके बता देती हूँ। इसमें ऑक्सीजन का निकाला 2x, और फ्लोरीन की कितनी होती है -1, तो सिंस 2 है तो -2 = 0, तो 2x = 2, x = आ गया क्या 1। इसी तरह इसमें कर दो, x - 2 = 0, यहाँ पे क्या है 2, इसमें तो 0 होता ही है। ये +1 शो करता है पोटेशियम, 1 + 2x = 0, तो 2x = -1, x = क्या -1/2। ठीक है, इस तरह से आप निकाल लोगे तो ऑक्सीजन बहुत सारी शो करता है। बाकी सारे स्टेटमेंट इसमें सही हैं। द ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स इज दिस। ये बिल्कुल करेक्ट है। कार्बन तो बहुत ज्यादा कैटिनेशन शो करता है, तो कार्बन की सबसे ज्यादा होती है, फिर सिलिकॉन की, और फिर गैलेनियम और एसएन की बहुत कम होती है। ठीक है, लगभग इक्वल होती है। फिर थर्ड है, कार्बन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड्स विद इटसेल्फ। यस इट इज ट्रू। आपको पता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड शो करता है ये। ठीक है, और सिंस इसमें सिर्फ p ऑर्बिटल होते हैं, तो p बॉन्ड ही बनाएगा ये। फोर्थ है ECl3, जहाँ पे E बोरोन और एल्यूमिनियम है, इज अ मोनोमर। अगर ये बोरोन है तो मोनोमर होगा, यानी BCl3 बनाएगा, और अगर Al है तो ये डाइमर बनाएगा, यानी Al2Cl6 बनाएगा। इज इट ट्रू? यस, ये बिल्कुल ट्रू है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, इसमें इनकरेक्ट होगा।
चलिए, phenolphthalein is used as an indicator for the titration of sodium hydroxide solution against a standard solution of oxalic acid. ये तो हमें पता ही है, phenolphthalein यूज करते हैं. The color change that is observed at an alkaline pH close to the equivalence point during this titration is, तो क्या कलर चेंज होगा? इसमें चेंज होगा कलरलेस टू पिंक. देखिए पहले क्या होगा, आपका जो एसिडिक सॉल्यूशन है, ठीक है, वो क्या होगा? कलरलेस होगा. ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन जो आपका होगा, और उस आपने जो देखिए प्रैक्टिकल भी किया होगा, उस वाले बीकर में आप थोड़ी सी कुछ ड्रॉप फिनोल्फिन के डाले रखेंगे. तो जैसे जैसे कुछ कुछ ड्रॉप आप NaOH की डालते रहेंगे, वो कलरलेस रहेगा, कलरलेस रहेगा, कलरलेस रहेगा. एक टाइम पे ऐसा रहेगा, शुरुआत में तो आपका सॉल्यूशन जो ऑक्जेलिक एसिड का है वो एसिडिक रहेगा, धीरे 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 वो एल्केलाइन की तरफ बढ़ेगा. फिर एक टाइम के बाद वो काफी एल्केलाइन हो जाएगा. जब पीएच एल्केलाइन के क्लोज हो जाएगी, ठीक है, तो कलरलेस से किसमें चेंज होगा? धीरे धीरे पिंक में. तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें करेक्ट होगा. 41 है, इसमें से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. इनमें से जितने भी आयंस हैं, इनमें से लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट स्पीशीज अमंग दीज आर एल्यूमिनियम एंड Mg2 पॉजिटिव. इज इट ट्रू? तो देखिए पहला ही देखिए आप, मैग्नीशियम है और एल्यूमिनियम है. ऐसे पीरियोडिक टेबल में ऐसे ही होते हैं. आपको पता है कि जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है? साइज डिक्रीज होता है. यानी कि मैग्नीशियम का साइज ज्यादा होगा किससे? एल्यूमिनियम से. लेकिन जैसे ही Mg2 पॉजिटिव कर देते हैं और यहाँ Al3 पॉजिटिव कर देते हैं तो इनका साइज इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? सेम हो जाएंगे. ठीक है, ऑलमोस्ट इनका साइज सेम हो जाएगा, ऑलमोस्ट. ठीक है, अब इसने बोला है तो इसमें लार्जेस्ट कौन सा होगा? ठीक है, तो लार्जेस्ट इसमें मैग्नीशियम होगा, क्योंकि और इलेक्ट्रॉन्स निकल के तो और छोटा हो जाएगा. लार्जेस्ट तो मैग्नीशियम होगा. और स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट इसमें होगा Al3 पॉजिटिव. एक तो ये छोटा और इसमें से और 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे और छोटा, तो स्मॉलेस्ट होगा ये. तो इसमें जो साइज का जो आपका ऑर्डर होगा कैसे होगा? मैग्नीशियम का सबसे बड़ा, फिर एल्यूमिनियम का, फिर Mg2 पॉजिटिव और फिर Al3 पॉजिटिव. तो ये लार्जेस्ट होगा और ये स्मॉलेस्ट होगा. ठीक है, क्योंकि देखिए पहले तो मैंने यही बताया ये ऑर्डर होता है, फिर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो गए, तो जिस पे चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज उतना ही छोटा होगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है तो. ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही जा रहा है? ऑप्शन नंबर 1. यानी कि ये जो साइज है ये ऑलमोस्ट इक्वल नहीं होते, थोड़ा डिफरेंस होता है. तो Mg2 पॉजिटिव लार्ज होता है Al3 पॉजिटिव से, क्योंकि Al3 पॉजिटिव का ये जो चार्ज है वो ज्यादा है. ठीक है, तो वो चार्ज जो होगा, पॉजिटिव चार्ज जो होगा न्यूक्लियस का, वो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा किसको? इलेक्ट्रॉन्स को. तो आपका ये ऑर्डर सही होगा. अब देखिए, द IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 107 इज दिस. इसको क्या बोलते हैं? यूनिल सेप्टियम. तो बिल्कुल सही है ये. या अनिल सेप्टियम. ठीक है, फिर है द सिमिलैरिटी इन बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम इज रेफर्ड टू एज डायगोनल रिलेशनशिप. ये तो हमने बहुत पढ़ा है, ये भी ट्रू है. फिर है द ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोवेलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इन दिस 3 एंड दिस इज. देखिए कोवेलेंसी होती है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए, phenolphthalein is used as an indicator for the titration of sodium hydroxide solution against a standard solution of oxalic acid. The color change that is observed at an alkaline pH close to the equivalence point during this titration is. तो कैसे होगा? देखो, जब आपने क्या किया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कौन सा लिया? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लिया ऑक्जेलिक एसिड का. तो आपने बीकर में ऑक्जेलिक एसिड ले लिया. ठीक है, और उसी ऑक्जेलिक एसिड में आपने कुछ ड्रॉप्स डाली किसकी? फिनोफ्थलीन की. ठीक है, किसकी डाली? फिनोफ्थलीन की. फिर क्या हुआ? फिर आपने ब्यूरेट से ड्रॉप ड्रॉप करके इसमें डाला क्या? NaOH. फिर धीरे 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 पहले तो ये क्या होगा? कलरलेस होगा. क्योंकि जब कलरलेस क्यों होगा? क्योंकि शुरुआत में जो आपका ये सॉल्यूशन है ये कैसा है? एसिडिक है. ठीक है, जैसे सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा जब तक, तो ये सॉल्यूशन कैसा रहेगा? ये सॉल्यूशन रहेगा आपका कलरलेस. फिर धीरे 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 एल्केलाइन पीएच आने लगेगी. ठीक है, तो क्या होगा?
ऑब्जर्व एट एन एल्केलाइन pH क्लोज टू द इक्विवेलेंस पॉइंट। इक्विवेलेंस पॉइंट कब होता है? जब आपके नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ एसिड इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ NaOH। जैसे इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा उससे जो अगली ड्रॉप पड़ेगी, ठीक है, तो उससे जो अगली ड्रॉप पड़ेगी तो सॉल्यूशन कैसे हो जाएगा? बहुत ही स्लाइटली कैसा हो जाएगा? एल्केलाइन हो जाएगा। और ये कलरलेस से कैसे चेंज हो जाएगा? कलरलेस से इसमें चेंज आएगा कलरलेस टू पिंक। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। 41 में चलिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला देखिए, ये 4 स्पीशीज दी हुई हैं, इनमें से आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है और लार्जेस्ट कौन सा है। ये बोला है कि लार्जेस्ट तो AL है और स्मॉलेस्ट ये है, तो क्या ये ट्रू है? तो देखिए 41 है, जैसे आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपका साइज क्या करता है? डिक्रीज कर देता है। तो मैग्नीशियम पहले आता है और एल्यूमिनियम बाद में आता है पीरियड में। तो मैग्नीशियम का साइज क्या होगा? मैग्नीशियम का साइज बड़ा होगा, किससे? एल्यूमिनियम का, क्योंकि जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज आपका डिक्रीज होता है। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें हो गए सेम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गए तो इसका मतलब अब साइज में क्या डिफरेंस आएगा? तो जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है उसका साइज कम होगा, ठीक है। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे तो जिसमें न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 10। इसका न्यूक्लियर चार्ज मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 12 और इसमें है 13। तो ये ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा, तो इसका मतलब ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा तो ज्यादा कंप्रेस करेगा साइज को। इसका मतलब Al3 पॉजिटिव छोटा है किससे? Mg2 पॉजिटिव से। तो ऐसे होगा, ठीक है, यानी कि Al3 पॉजिटिव का साइज कम होगा किससे? Mg2 पॉजिटिव में। और आप ऊपर देखें, जब ये चार्ज लेस है तब Mg का साइज ज्यादा होगा किससे? एल्यूमिनियम से, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आपका साइज डिक्रीज होता है। अब इसने कहा है कि लार्जेस्ट एल्यूमिनियम है, तो लार्जेस्ट कौन सा हुआ? तो लार्जेस्ट तो इसमें मैग्नीशियम हुआ, लार्जेस्ट तो इसमें मैग्नीशियम हुआ। और स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ? इन दोनों में देखिए कौन सा स्मॉलेस्ट है? एल्यूमिनियम। स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ? Al3 पॉजिटिव। अगर आप साइज में अगर आप साइज का देखें कि अगर सीक्वेंस देखें साइज का, तो देखो सबसे बड़ा होगा इसमें मैग्नीशियम, फिर होगा एल्यूमिनियम, फिर होगा आपका मैग्नीशियम और फिर आपका होगा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, ऐसे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला, द IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 107 इज ओनिल सेप्टियम। तो ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। फिर ऑप्शन नंबर 3 है, द सिमिलैरिटी इन बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम इज रेफर टू एज डायगोनल रिलेशनशिप। ये भी बिल्कुल सही है। इसमें तो हम स्पेशलिस्ट को पढ़ते हैं इनकी सिमिलैरिटी। फिर है 4, ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोवेलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज दिस आर दिस एंड दिस। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं पहले। तो AlCl H2O होल 5 और इस पे चार्ज है 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो इसकी मैं ऑक्सीडेशन नंबर X मान लूं। क्लोरीन कितना कंट्रीब्यूट करता है? -1 और वाटर तो 0 करता है और टोटल चार्ज कितना है? 2। तो X इक्वल टू आ गया 3। तो यस, ऑक्सीडेशन 3 हो गया। उसने बोला कोवेलेंसी 3 है, तो कोवेलेंसी हम कैसे करते हैं कि उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? तो कितने लिगेंड्स इससे अटैच है? 1 और 5, 5 और 1 6। तो आपका जो 4th ऑप्शन है वो भी करेक्ट है। तो इनकरेक्ट 1 इज ऑप्शन नंबर 1। पहली बात तो अलग अलग आपके ऑप्शंस हैं, आपको पहला ही इनकरेक्ट मिल गया तो इसी पे टिक मार के आगे बढ़ना है आपसे। फिर आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 42 में चलिए। इसमें आपको रिएक्शन सीक्वेंस ये आपको जेड बताना है, और जो जेड है ना ये फॉल स्मेलिंग करता है, ठीक है। तो C2H5Cl की किसी चीज से रिएक्शन करी, जेड बना, राइट। फिर C2H5CO NH2 Br2 NaOH के साथ रिएक्ट की तो Y बना, फिर Y की इन सब से रिएक्शन की तो Z बना। तो ये Z क्या है? तो देखो मैं ये वाली रिएक्शन ले लेती हूँ। C2H5CO NH2 की रिएक्शन जब Br2 NaOH से करेंगे तो ये रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ाई थी। इसमें क्या होता है कि एक कार्बन लेस का प्राइमरी अमीन बनता है, तो ये बनता है C2H5NH2। तो ये मेरा Y है। अब इसकी रिएक्शन करा दी CHCl3 एंड इथेनॉलिक KOH से,
और फिर इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया, तो आपका क्या बनेगा, आपका बनेगा C2H5NC। ये क्या है, आइसोसाइनाइड ग्रुप क्या हो जाता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है, और यही जेड है। और इसी में से आपको फोल स्मेल आती है। देखिए अगर इसकी पूरी रिएक्शन सही से लिखूं मैं बैलेंस करके, तो ये होती है C2H5NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH, फिर इसको गर्म किया, बना C2H5NC प्लस 3KCl एंड प्लस 3H2। तो ये वाली रिएक्शन यूज होती है प्राइमरी अमीन को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि सिर्फ प्राइमरी अमीन जो होती है, आपको प्राइमरी अमीन ये रिएक्शन देती है, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन ये रिएक्शन नहीं देती है। तो इसमें आपका ये अब आता है आपका X क्या है, ये जो X है ये क्या है, तो X है आपका AgCN। जब C2H5Cl की रिएक्शन AgCN से आप कराते हो तो आपको मिलता है C2H5NC। तो X क्या है आपका AgCN और Z आपका है NC, AgCN C2H5NC। तो आपको ऑप्शन नंबर 2 इसमें करेक्ट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में आपको बताना है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Ti2 पॉजिटिव। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिया है 3d2। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होता है √n इंटू n+2 वोर मैग्नेटोन, और n यहाँ पे है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सिंस 3d2 दिया हुआ है तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 2, इसमें वैल्यू रखो 2 और ये जाएगा 2+2 इतने वोर मैग्नेटोन, ये जाएगा √2, 2+2 हो गया 4 वोर मैग्नेटोन, ये हो जाएगा √8 वोर मैग्नेटोन। इसकी वैल्यू आपकी आएगी 2.8 के करीब इतने वोर मैग्नेटोन। तो अब देखिए कौन सा आ रहा है 2.84, आपका ऑप्शन नंबर 3 इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में आपके ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है, या फिर कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। लिस्ट 2 में आपका कैटालिटिक रोल है। तो पहले है V2O5। V2O5 का यूज कहाँ होता है, तो V2O5 का यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 में, ठीक है, फ्रॉम SO3, ठीक है। तो V2O5 का कैसे यूज होता है, देखो पहले क्या करते हैं, सल्फर लेते हैं, फिर उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं और SO2 गैस बन जाती है। फिर इस SO2 गैस की रिएक्शन फर्दर ऑक्सीजन के साथ करते हैं और इस बार कैटलिस्ट ले लेते हैं V2O5, हमें मिल जाता है 2SO3 गैस, ठीक है। इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा रखते हैं 450 डिग्री सेंटीग्रेड, और टेम्परेचर प्रेशर आपका 1 से 2 एटमॉस्फेयर तक रखते हैं। जो SO3 है वो डायरेक्टली डिसोल्व नहीं होता है वाटर में, क्योंकि जो रिएक्शन होगी वो बहुत ही ज्यादा वायलेंटली एक्सोथर्मिक होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को फॉर्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम H2S2O7 यूज करते हैं, ठीक है। तो SO3 गैस की रिएक्शन हम H2SO4 में कर लेते हैं, H2SO4 के साथ कर लेते हैं, और फिर इससे हमारा बन जाता है H2S2O7 लिक्विड, और इसको हम बोलते हैं ओलियम, या फिर इसको हम बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ओलियम क्या होता है, H2SO4 प्लस SO3 को हम ओलियम बोलते हैं, या फिर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। अब इस H2S2O7 की रिएक्शन हम वाटर से करा देते हैं, और जितना हमें H2SO4 चाहिए उतना हम क्वांटिटी मेजर करके ले लेते हैं, ठीक है। तो V2O5 का क्या रोल है, V2O5 हम यूज करते हैं H2SO4 की प्रिपरेशन में। फिर आयरन किस में होता है, देखिए आयरन में पहले भी बता चुके हैं एक बार, आयरन हमारा यूज होता है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में, ठीक है। फिर है PDCl2। PDCl2 भी एक बार पहले बता चुके हैं, ये है ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू इथेनॉल। तो ये रिएक्शन कौन सी होती है, ये रिएक्शन होती है वकार्ड प्रोसेस। ये रिएक्शन कौन सी होती है, वकार्ड प्रोसेस। इसमें क्या होता है, इसमें इथीन ले लेते हैं वकार्ड प्रोसेस में, फिर हाफ O2 लेते हैं, और यहाँ पे लेते हैं PDCl2 10%, ये 10% आप CuCl2 लेते हैं इसमें, एंड वाटर लेते हैं, तो आपका क्या मिलता है CH3CHO। ये क्या है, वकार्ड प्रोसेस। तो PDCl2 में ऑप्शन नंबर 4 सही जा रहा है। और निकेल कॉम्प्लेक्स का यूज करते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस में। तो अब आप देखो कौन सा सही जा रहा है, तो V2O5 का प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 फ्रॉम SO3, तो A का तो थर्ड जा रहा है, ठीक है। बी का देखो,
सिर्फ 2 ही ऑप्शन में, एक थर्ड है। बी का आयरन किस में यूज होता है? फर्स्ट में, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया में, तो यही ऑप्शन चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इसमें आपका सही जाएगा। सी कौन से में जा रहा है? सी का ये मैंने बोला था, और डी का ये, तो डी का सेकंड वाला। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 2 इसमें क्या होगा? करेक्ट होगा। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। 2 प्रोडक्ट्स एक्स एंड वाई आर फॉर्म इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। आपको बताना है इनको आप कैसे सेपरेट करोगे। तो जब इससे इसकी रिएक्शन CH3Cl के साथ होगी एनहाइड्रस AlCl3 के साथ, तो ये W होगा, ये क्या बनेगा? ये बनेगा आपका टोल्यूइन, ये बन जाएगा। फिर डाइल्यूट HNO3 प्लस डाइल्यूट H2SO4 लिया और वार्म कर लिया, तो ये नाइट्रेशन वाली रिएक्शन हो जाएगी। और सिंस CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो आपको एक तो ये मिलेगा और एक आपको ये मिलेगा। तो इनको सेपरेट कैसे करेंगे? इनको सेपरेट हम करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा? इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 4।